जय हिंद दोस्तों। देखिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, लगभग 60 क्वेश्चन 59 क्वेश्चन निपटा चुके हैं। ये तो हो गया ना 60 वाला, तो 60 क्वेश्चन हम लोग निपटा चुके हैं। बाकी क्वेश्चन जितने भी हम निपटा देंगे। तो आप अपना तैयारी को बरकरार रखिए, आपके साथ हम खड़े हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम मैथ्स में तो आपको नहीं आने वाली, अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहता है और अगर आप सपोर्ट करते हैं चैनल के लिए, ठीक है, तो हम आपके लिए साइंस जीएस जितने भी पोर्शन हैं वो सब आपको क्लर्क जीडी और आपका बीएसएफ टेट्समैन तक का आपका कंप्लीट सिलेबस कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ठीक है। तो आगे के जितने क्वेश्चन हम उसको करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस सवालों को कैसे करना है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको चीज़ें समझाने जा रहा हूँ। बात यह है कि जैसे ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अगर आपको और हमारी क्षमता देखना है तो ऐसा नहीं कि आपसे कहा जाए कि 1600 मीटर चक्कर लगाओ, हमसे कहा जाए 1200 मीटर चक्कर लगाओ। ये क्षमता बराबर थोड़ी, क्षमता बराबर तब देखो ना, 1600 मीटर उससे लगवाओ, 1600 मीटर मेरे से लगवाओ, तब देखो ना भाई। अगर हम लोग भर्ती देखने जाते हैं तो ऐसा थोड़ी किसी से 1600 मीटर कहते हैं चल तू 1600 मीटर मार गया भाई, तू 800 मीटर मार गया, ऐसा हो थोड़ा बराबर भाई। अगर आप हमारी क्षमता देखना चाहते हो तो आप काम भी तो बराबर बराबर दो। अगर 1600 मीटर 4 चक्कर उनको दे रहे हो तो 4 चक्कर हमको दो, तभी तो क्षमता बराबर होगी। तो इन दोनों का अगर ये कह रहा है कि ए जो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, पीछे बातें नहीं, और बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है, तो हम मानेंगे इनका काम वर्ग बराबर। इनका काम क्या मानेंगे? 15 और 5 का एलसीएम। 15 और 5 का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? सबसे बड़ा वाला नंबर। एलसीएम क्या होगा? सबसे बड़ा वाला नंबर। यदि बड़े वाले नंबर को छोटा वाला नंबर काटे तो 15 और 5 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 15। यदि 15 को कौन काटे? 5। तो 15 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 15। अगर ये टोटल वर्क मान लिया, ये क्या मान लिया? टोटल वर्क मान लिया। अगर 15 मार्कर को ए 5 दिन में बना रहा है, 15 मार्कर को ए पहला जो बंदा है वो 5 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितने मार्कर बना रहा होगा? 3। जो बी है ना, बी वो 15 मार्कर को 15 दिन में बना रहा है, तो एक मार्कर को कितने दिन में बना रहा होगा? एक, मतलब एक दिन में एक मार्कर बना रहा होगा। ये इसकी क्षमता यानी कि कैपेसिटी हो गई। कोई दिक्कत? अगर आपको बनाना है कि दोनों मिलके, अच्छा एक बात बताओ, ए एक दिन में कितने मार्कर बनाता है? 3। और बी एक दिन में 1, तो दोनों मिलके एक दिन में 4, 2 दिन में 8, 3 दिन में 12। अगर हमसे पूछे जाए ए प्लस बी मिलके जो टोटल काम कितने दिनों में कर लेंगे, तो 15/4 एक सवाल का आंसर आ जाएगा। अगर मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज करूं और मैं सवाल को ये बोलूं कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? तो हम कहेंगे कि 10, और काम बराबर होने चाहिए भाई। अगर आप हमारी क्षमता देखना चाहते हो ना, तो काम बराबर दो। 4 चक्कर दौड़ने को उसको बोलो और 4 चक्कर दौड़ने को मुझको बोलो, तब देखेंगे कौन आगे निकल जाएगा। यानी कि 15, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। एलसीएम होता है हमेशा, सब एलसीएम लेने का आपको 50 तरीके आते होंगे, जैसे चाहे मैंने भी सिखाया पीछे, अगर आप सीख के आए हैं तो एलसीएम लेने का। फिलहाल आप ऐसे दूसरा तरीका समझ लो कि 15 और 10 का एलसीएम होगा सबसे बड़ा वाला नंबर। सबसे बड़ा वाला नंबर क्या है? 15। एलसीएम कितना होगा? 15। यदि छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर को काटे तो क्या 15 को 10 काटता है? नहीं काटता है, तो इसका डबल करो। 15 दूनी 30। क्या 30 को 10 काटता है? काटता है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। यानी कि टोटल वर्क कितना मानेंगे? 30। अब अगर मैं कहूं ए 30 मार्कर को 10 दिन में बनाता है, तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? 3। जो बी है ना, बी वो 30 मार्कर को 15 दिन में बना रहा है, तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? 2। अगर हम कहें कि दोनों मिलके ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 5 बना लेंगे, ए बनाएगा 3, बी बनाएगा 2, दोनों मिला लेंगे 5। दोनों मिलके कितने बना लेंगे? तो 2 दिन में 10, 3 दिन में 15, 4 दिन में 20। अगर हम इनसे ए प्लस बी का टोटल टाइम पूछें कि ए प्लस बी को टोटल कितना टाइम लगेगा, तो 30/5 कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6। कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है? तो ये सवाल हो पाया। एक सवाल मैं और लेना चाहता हूँ, और मैं ये सवाल कह रहा हूँ कि सवाल ये था कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिनों में कर रहा है, बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे? तो हम दोनों का एलसीएम कितना मानेंगे? 60। एलसीएम 20 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। एलसीएम लेने का हमारा तरीका क्या होता है? हमारा तरीका होता है सबसे बड़ा वाला नंबर। एलसीएम है 30, तो हम एलसीएम 30 मान लेंगे। क्या 30 को 20 काटेगा? नहीं काटेगा, तो उससे अगला वाला नंबर 30 का डबल क्या होता है? 60।
क्या 60 को 30 काटता है? काटता ही काटता है। 20 काटता है? काटता है। अगर 60 मार्कर को 20 दिन में बनाता है तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? 3। 60 मार्कर को 30 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? 2। अगर मैं कहूँ कि A प्लस B दोनों मिलके कितने एक दिन में तो 5 बनाएंगे, एक दिन में मार्कर 5 बनाएंगे। और अगर आपसे A प्लस बी का टाइम पूछे कि A प्लस बी 60 मार्कर को कितने दिनों में बना लेंगे, तो 60/5 कितने दिनों में? 12। कितने दिनों बना लेंगे? क्या वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? अब यहाँ से सवाल जैसे जैसे चेंज हो सकते हैं वो सब सवाल आपके लिए मैं कराने जा रहा हूँ। सवाल ये कि भी कह सकता है कि A प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं और B अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। A प्लस बी मिलकर काम को 10 दिन में करते हैं और B अकेला उस काम को 20 दिन में कर सकता है। तो या मैं 25 दिन बोलूँ, कितना बोलूँ? 25 दिन में कर सकता है, 20 ही बोलूँ। तो बताइए कि A अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? तो 20 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। कितना आ जाएगा? 20। अगर 20 मार्कर को A और B मिलके 10 दिन में बना ले रहे हैं तो एक दिन में कितने बना रहे होंगे? 2। 20 मार्कर को B है वो 20 दिन बना रहा है तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? यानी कि A प्लस B की क्षमता है 2, A प्लस B की क्षमता है और B की क्षमता है 1। तो A प्लस 1 बराबर 2, यानी कि A का मान कितना आ गया? 1। A का मान कितना आ गया? अगर A की क्षमता 1 है तो इसका मतलब ये होता है कि A एक दिन में 1 मार्कर बना रहा है। इसका मतलब ये होता है कि A एक दिन में 1 मार्कर बना रहा है। और अगर एक दिन में 1 मार्कर बना रहा है तो A को टाइम कितना लगेगा? तो 20 मार्कर को बनाने में कितने दिन लगेंगे? 20 दिन लगेंगे। ये सवाल का क्या आ जाएगा आंसर? और हम सवालों की तरफ बढ़ेंगे कि और किस किस प्रकार से सवाल हमसे पूछ सकता है। अभी तो रहने दो, अभी तो मैं एग्जाम्पल ही करा रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। अगला सवाल ये है कि A प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। A प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और जो B है वो मिल के उस काम को 18 दिन में कर सकता है और जो B है उस काम को मिल अकेले 18 दिन में कर सकता है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए A उस काम को अकेले कितने दिनों में करेगा? तो 12 और 18 का एलसीएम क्या मान लेंगे? 36। अगर 36 मार्कर को A और B मिलके 12 दिनों में बना ले रहे हैं तो एक दिन में कितने बना रहे होंगे? 3। 36 मार्कर को B अकेले 18 दिन में बना रहा है तो एक दिन में कितने बना रहा होगा? 2। यानी कि हमको एक बात समझ में आ रही है कि A प्लस बी की क्षमता 3 है और B की क्षमता अकेले 2 है। B की क्षमता कितनी है? 2 है। तो A की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। अगर A की क्षमता 1 है तो A को अकेले 36 मार्कर को बनाने में 36 दिन लगेंगे। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया काम। इसका मतलब A एक दिन में 1 मार्कर बना रहा है तो A से कह दिया जाए बेटा तो 36 मार्कर को बना तो वो 36 दिन लेगा ही लेगा। क्लियर हो पाया? ठीक है। तो आपका सीधा यही कॉन्सेप्ट होता है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, आपके सवाल हो जाएंगे। ठीक है। अब हम सवाल पे आते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि A और B मिलकर 10 दिन में काम कर सकते हैं। A प्लस B एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? 10। और A अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। A अकेला उस काम को 15 दिन में कर सकता है। क्या काम हम दोनों को बराबर मानना चाहिए? क्या 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। हम टोटल काम कितना मानेंगे? 30 मानेंगे। अगर 30 मार्कर को 10 दिन में बनाया जाता है तो एक दिन में बनाए गए होंगे 3। 30 मार्कर को 15 दिन में बनाया जाता है तो एक दिन में बनाए गए होंगे 2। यानी कि A प्लस बी की क्षमता कितनी है भैया? 3। और A की क्षमता है 2 प्लस B बराबर 3। तो B बराबर कितना आ गया? 1। B बराबर कितना आ गया? अगर B बराबर 1 आ गया तो तुम अकेले काम किससे कराओगे? B से। अकेले B से कराओगे और 30 मार्कर हैं, क्षमता एक दिन में 1 बनाता है तो कितने दिन लगेंगे? 30 दिन लगेंगे। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 30। क्या कोई दिक्कत हो रही है? ठीक। अगला क्वेश्चन पे बोलो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहना चाह रहा है उसको भी देखते हैं। कह रहा है 1600 रुपए का 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रण क्या होगा? अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ब्याज पर भी ब्याज को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिले उसको कहते हैं साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज पर भी ब्याज मिलता है और साधारण ब्याज में कुछ नहीं होता है, सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलता है। इसीलिए साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को कैसे करते हैं, मेरी बात को ध्यान सुनना कि रुपए कितने थे? 1600 रुपए कितने थे?
अब 25% की दर से ब्याज मिलता है। पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, जो मैं परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। देखिए अब जो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट में एक एरो वाला कॉन्सेप्ट कराता हूँ। कौन सा कराता हूँ? एरो वाला। इससे आपका परसेंटेज चैप्टर भी निपट जाता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी चैप्टर निपट जाता है, इसी से आपका डिस्काउंट चैप्टर निपट जाता है, इसी से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर निपट जाता है, और इसी से आपका सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर निपट जाता है। मतलब आप लगभग आधा अर्थमेटिक को अपनी जकड़ में जकड़ लोगे सिर्फ इस एरो वाले कॉन्सेप्ट से। तो इस एरो वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करते हैं। ज़्यादा नहीं समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे। बात ये होती है कि अगर मैंने आपको 100 रुपये दिए, कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए, और मैंने आपको 10% वार्षिक दर पे ब्याज दिया, लेकिन ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं 10% की रेट लूँगा। तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 1 साल का ब्याज कितना मिला? 10 रुपये। तो 100 रुपये में 10 रुपये ब्याज जुड़ेगा, कितने हो गए? 110। यानी कि अगली बार अगर मैं आपसे ब्याज लूँगा तो 100 रुपये पे नहीं लूँगा, 100 पे तो लूँगा ही लूँगा, साथ में जो 10 रुपये का ब्याज मिला है इस पर भी लूँगा। मतलब मैं आपसे 110 रुपये पे ब्याज लूँगा, अगले रेट कितनी रहेगी? 10%। तो 110 का कितना मिलेगा? 11। यानी कि 2 साल में ब्याज कितना हो गया? 121। अगर मैंने आपको 100 रुपये दिया है और मैंने आपसे 20% की रेट ली, कितने परसेंट? तो 1 साल का ब्याज कितना मिलेगा? 20 रुपये। कितना हो जाएगा? 120। अगले साल मैं ब्याज 120 पे लूँगा कि 100 पे लूँगा? 120 पे लूँगा। और कितने परसेंट लूँगा? 20% लूँगा। और 120 का 20% कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। निकालते कैसे हैं उसको भी देखो कि 120 गुणा 20/100, 0 से 0, 0 से 0, 12 दूनी 24। यानी कि पहले साल का ब्याज 20 रुपये ली था, अगले साल का ब्याज 24 रुपये ली है, तो 120 में 24 जोड़ोगे तो 144। ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 3 साल का होगा तो 1 साल हम 10% और बढ़ जाएंगे, यानी कि 1 साल का 10% 12.1 और मिलेगा, तो 121 में जोड़ेंगे तो 133.1 इस सवाल का आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सवाल की तरफ कि सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल को देखो, कोई फार्मूला नहीं। अगर आप फार्मूला के अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं अब लिख दे रहा हूं कि A बराबर P 1 + R/100 ये सवाल होता है। इससे आपकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है, और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी ज़िंदगी तबाह करना नहीं चाहता हूँ। इसीलिए आपको जो तरीके समझा रहा हूँ उस पर समझो। फार्मूले से सवाल को मत किया करो, क्योंकि फार्मूले से करोगे तकलीफ बहुत ज़्यादा होगी। रुपए कितने थे? 1600। रुपए कितने थे? 1600। जो 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के 3 वर्ष का मिश्रधन ज्ञात कीजिए। 25%, तो आपको ब्याज मिलेगा तो पैसे बढ़ेंगे घटेंगे? बढ़ेंगे। 1600 का 25% कितना हो जाएगा? 400। कितने हो जाएंगे? 2000। कितने हो जाएंगे? 2000। अब 2000 का 25% निकालेंगे फिर से। अब 2000 का 25% 500 हो जाएगा, क्योंकि 50% का मतलब होता है आधा, 25% का मतलब होता है आधे से। बहुत से लोग होते हैं जो 25% निकालते हैं तो करते हैं, अरे अजय तो मैं तुमसे बोल दूं कि 12 का 25% कितना होगा, तो आप पता नहीं क्या क्या करें। आप करेंगे 12 गुणे 25/100, 25 चौका 100, 4 3 ना, जिंदगी खत्म हो जाएगी। 4 साल के लिए नौकरी करना का 8 साल तैयारी करें? क्या चाह रहे हो? है ना, एक बात बताओ कि 4 साल की नौकरी करने के लिए 8 साल तैयारी करें क्या? ना, मेरी बात को समझो। 100% कंप्लीट होता है, 50% आधा होता है। 100% कंप्लीट, 50% आधा, 25% आधे से। अब जैसे कहूँ कि 12 का 25% आधे से आधा 3। अब मैं कहूँ कि 44 का 25% आधे से आधा 11। मैं आपसे कहूँ 48 का 25% आधे से आधा 12। मैं आपसे कहूँ कि 54 का 25% तो आधा कितना हो जाएगा? 27। 27 का आधा 13.5। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति? दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया। तो ये अगर 2000 में 500 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 2500। अब आपको 3 साल जाना है ना, तो 25% और 625। अब 2500 में 625 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 3125। यानी कि 3 साल के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा? 3125। क्या किसी फार्मूले की आवश्यकता पड़ी? 25% बढ़ाने की बात कही तो 25% बढ़ाते चले गए, 20% बढ़ाने की बात करता तो 20% बढ़ाते चले जाते। हमको तकलीफ होने वाली नहीं है। आगे बढ़े। अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि 16% साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार लिया और 13,360 रुपये 3 साल बाद लौटाया, तो उधार की गई रकम कितनी है? आप एक काम करो, मैं सवाल को ओरली भी करा सकता हूं, लेकिन अभी ओरली पे फोकस मत करो। आप मानो कि उधार ली गई राशि कितनी है? 100 यूनिट। कितनी है? 100 यूनिट। तो 1 साल का ब्याज कितनी रेट है? 16%। कितनी परसेंट है? 16%। तो आप अगर 100 मान लो, चाहे 100 यूनिट मान लो, यूनिट बाद में लगा लेंगे इस सिंबल को, ठीक है। तो 1 साल का ब्याज कितना मिलता है? 16। ये है चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण ब्याज।
चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर भी ब्याज मिलना, और साधारण ब्याज होता है सिर्फ मूलधन पर ब्याज मिलना। जब मूलधन पर ही ब्याज मिलेगा, क्या मूलधन बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। अगर मूलधन नहीं बदल रहा है तो ब्याज भी नहीं बदलेगा। यानी अगर 1 साल का 16 है तो 3 साल का 48 हो जाएगा, और 100 में अगर 48 जोड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 148। हमारे हिसाब से उसे 148 मिलने चाहिए थे। हमारे हिसाब से कितने मिलने चाहिए थे? 148, लेकिन इन्होंने दिए हैं 11,360। 11,360। तो हमसे उधार ली गई रकम पूछी है, तो यूनिट का मान निकाल सकते हैं 11,360 बटे 148। 4 से काटें, 4 तियाँ 12 और बचे 4 सत्ते 28। 4 दूनी 8, 3 33, 4 अट्ठे 32, 16, 4 चौक 16, ये नंबर है। अब ये 37 से ही कटेगा, क्योंकि 37 या प्राइम नंबर। अब 37 से इसको काटो। अब अगर मैं इसको 37 से काटने जाऊंगा तो मेरी बात को समझो। 37 का पहाड़ा अगर ऐसे नहीं आ रहा है हम लोगों को, तो 28, 40 ये कर लेंगे 37, कर लेंगे, भाग करेंगे। तो आप 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, नेमा नहीं जा सकते तो क्या जाएंगे? 3 अट्ठे पे जाएंगे। क्या जाएंगे? 3 अट्ठे 24 पे। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? तो इसको भाग करो ना, कि 7 बार कर लो। अगर तुम 7 बार कर रहे हो तो 7 सत्ते 49, 49 के 9, हाथ से लगे 4, 7 3 21 और 4 25। तो 14, 14 में से 9 निकाले 5, 7 में से 5 गए 2, ये बचा, ये तो बचा 250। अब देखो कितनी बार जाएंगे। अब देखो 7 तो जा नहीं सकते, अब कितने जाएंगे? 6। अगर मैं 6 बार दे दूं तो 6 सत्ते 42, 42 के 2, हाथ से लगे 4, 6 3 18 और 4 22। ठीक है, 10 में से 2 गए 8, 5 बचे, 4 में से 2 गए 2, लगाया पॉइंट उतारा 0, लगाया पॉइंट उतारा 0। अब देखो बाहर कितने चले जाएंगे? 6 तो जाएंगे 7 चले जाएंगे आराम से, 7 आराम चले जाएंगे, 259 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा 21 बच जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 उतर जाएगा। तो तुम्हारे बार कितने जाएंगे? 5। कितने बार जाएंगे? 5। अब मत जाओ। तो यूनिट का जो मान आया वो आया 76.75, 76.75। अब आप इसको भाग जैसे चाहो वैसे दे सकते हो, कैलकुलेशन है तो वो तो निपटानी खुद पड़ेगी। ठीक है, यानी एक यूनिट का मान कितना आया? 76.25, 76.75। और हमसे पूछा है मूलधन, और हमने मूलधन कितना माना था? 100 यूनिट। कितना माना था? 100 यूनिट। तो 100 की गुणा अगर 76.75 से करेंगे तो 76 75 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन इस सवाल को मैं देखते ही लगा सकता हूं अगर आप मेरी बातों को समझेंगे तो। और जिन लोगों को मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने वो एरो वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल आप इसकी कैलकुलेशन आपको टप पड़ सकती है, बाकी कुछ टप पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है कि कितने समय में 450 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से 540 रुपये हो जाएंगे? 450 रुपये 540 हो रहे हैं। 450 रुपये कितने हो रहे हैं? 540 रुपये हो रहे हैं। और रेट कितनी है? 5%। रेट कितनी है? यानी कि 450 रुपये 540 रुपये हो रहे हैं, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 90 रुपये। कितने रुपये मिल रहा है? 90 रुपये। मेरी बात को सुनना, अगर 450 का 5% निकालो तो ये 1 साल का ब्याज आया। बोले कितने साल में नहीं मिल रहा है, तो हमें नहीं मालूम कितने साल में मिल रहा है, लेकिन ब्याज कितना मिल रहा है? 90। 450 रुपये 540 रुपये हो रहे हैं, 450 रुपये 540 रुपये हो रहे हैं, और 5% की रेट है। तो हम निकालते 450 का 5%, यानी 1 साल का पैसा इतना आया। नहीं पता कितने साल, तो गुणा टी बराबर 90। अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 9 पंजे 45 आ जाएगा, 5 25 चौका 100, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो कितने साल में हो जाएंगे? 4 साल में। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? थक गए का? चलो इसको देखो। एक निश्चित राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5832 हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात करो। तो राशि डायरेक्ट दिख रही है मुझे तो 5000। किसको दिख रही है? 5000। कैसे? अगर वो 5000 होती, चलो तुम 100 मान के करो, 100 मान करो, थोड़ा टफ पड़ेगा, लेकिन आप ऑप्शन से उठा लो। अगर वो 5000 होता, कितना होता? तो 8% बढ़ाता। कितना बढ़ाता? तो 8 पंजे 40, 400 बढ़ जाता। कितना हो जाता? 5400। कितना हो जाता? लेकिन बढ़ाना कितने साल है? 2 साल। तो 1 साल और बढ़ाओ, कितना परसेंट? 2%, सॉरी 8%। डबल जीरो खत्म। 8 चौक 32 के 2, हाथ से लगे 3, 8 पंजे 40, 3 43, 432।
और 5400 में 432 जोड़ दोगे तो 5832। इस सवाल का क्या आ जाएगा आंसर? 5832 क्या आ जाएगा आंसर? कोई तकलीफ हो रही है हैं? चले आगे। ये एरो वाला कॉन्सेप्ट समझो, उसको थोड़ा काम कर लो। परसेंटेज एक दो वीडियो देख लेना जाके यूट्यूब पे, परसेंटेज की एक दो वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और आपका कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, जिसमें 10% प्रतिशत की वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात उसकी संख्या कितनी होगी? भाई इस समय कितनी है? मतलब इसमें इंक डालो जरा। इस समय जनसंख्या कितनी है? 64,000। कितनी है? 64,000। 10% की वार्षिक वृद्धि हो रही है, तो भाई 10% बढ़ा दो कितनी बार? 3 बार। अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा, देखो 3 जीरो 2 जीरो कट जाएंगे, 3 यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, 4 जीरो तो डबल जीरो यानी कि 6400, यही होगा। और 64,000 में 6,000 जोड़ूंगा तो 70,400, यही आएगा। अब मुझे 10% फिर से बढ़ाना है, क्योंकि मुझे कितनी बार बढ़ाना है? 3 बार। तो मिलेगा ये 70 40। कितना मिलेगा? 70 40। तो देखो ये 40 और ये डबल जीरो 40 तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये हैं 4 और ये हैं 70, तो कितना आ जाएगा? 74 और 7 ऐसे आ जाएगा, यही आएगा, यही आएगा। अगर यही आ जाएगा, इसमें भी डालो तो। और इसमें भी कितना परसेंट बढ़ाना है? इसको भी 10%। कितना बढ़ाना है? अगर इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 77 44। कितना आ जाएगा? 77 44। तो एक ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 4 है, तो यही नंबर है, जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। फिलहाल इस सवाल को बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के डायरेक्ट कर सकते थे। इसकी गुणा करोगे लास्ट में 4 आएगा, फिर एक की गुणा करोगे फिर 4 आएगा, फिर इसमें 10% बढ़ाओगे फिर 4 आएगा, लास्ट में क्या आना है? 4। और 4 एक ही ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। पल्ले नहीं पड़ा, क्योंकि क्लास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो उसको हम फिर से पढ़ लेंगे, चिंता मत करो, अभी करेंगे। कैसे कैसे करेंगे, मेरी बात को समझो। देखो 64,000 था, 10% 3 बार बढ़ाते गए और लास्ट में 4 मिलेगा। आप इसमें थोड़ा काम करके देखो, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए और आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप एक काम करो कि जाके प्लेलिस्ट में परसेंटेज वाली वीडियो सर्च मारो, परसेंटेज एक वीडियो देख लो, 10 मिनट की देख लो, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। बढ़ो आगे। ये लिखा है 5200 की मूल राशि 6% की ब्याज 2 वर्ष का साधारण ब्याज करो। रुपए कितने हैं? 5200। रेट कितनी है? 6%। तो मैं 5200 का 6% निकालूंगा। 5200 कितना परसेंट? ये तो 1 साल का आया, निकालना कितने साल का है? 2 साल का। तो डबल जीरो से डबल जीरो, 52 गुणे 12, 12 दूनी 24 के 4, हासिल लगे 2, 12 पंजे 60 और 2 62। कितना ब्याज मिला? 624। 624 कहाँ है? ऑप्शन सी में। 624 कहाँ है? ऑप्शन सी में। दिक्कत तो ना हो रही? दिक्कत ही तो नहीं होनी चाहिए। कह रहा है 5 प्रति सैकड़ा प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की कोई धनराशि अवधि में दुगनी हो जाएगी। भाई दुगनी होने का मतलब है 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये। अगर 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये की हो रही है, 2 की 4 की हो रही है, 4 की 8 हो रही है, तभी तो डबल हो रही है। और डबल का मतलब होता है 100%। जैसे 3 रुपये की चीज़ लाके अगर 6 रुपये की बेच रहे हो तो 100% प्रॉफिट कमा रहे हो। कितना परसेंट? 100%, तभी तो दुगना होगा। अगर 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये की हो रही है तो आप 100% प्रॉफिट कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो? तो भाई अब सुनो कि 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये की हो रही है तो 100% कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे? मेरी बात सुनो कि 5% प्रति सैकड़ा है, तो 5 की गुणा 20 में होगी तभी तो 100 होगा। पल्ले नहीं पड़ा, मैं बस समझा रहा हूँ दोबारा। ये अगर 100 रुपये की चीज़ 200 में बिक रही है तभी तो डबल हो रहा है। रेट कितनी है? 5%। तो ऐसे निकाल लेंगे 100 गुणे 5/100। कितने सालों में पता नहीं, लेकिन ब्याज कितना मिलना चाहिए? 100। या अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 मान लो, तो ब्याज कितना मिलना चाहिए? 1। कितना मिलना चाहिए? 1। अब आप 100 से 100 काटो, कितना था? 5%। तो टी बराबर कितना आ जाए? क्या कर दिया मैंने? ये 1 था यहाँ पे। अरे हम वो खत्म करेंगे तो इसको भी तो खत्म करेंगे, तो 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 20। ऐसे कर लो, फिर से समझो नहीं आया तो। भाई 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये की हो रही है और जो रेट कितनी है? 5%। तो हम कैसे निकालेंगे? 1 गुणा 5/100। ये तो 1 साल की बात है। बोल हमें ये समझ नहीं आ रहा है कितने सालों की बात है, तो हमें नहीं समझ में आ रहा तो कितने कहेंगे? टी सालों की बात है। ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपये। तो यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 20। टी बराबर 20। सही है, कोई दिक्कत तो ना हो रही? सही। पिता तथा पुत्र की आयु का योग है 44।
यानी कि पिता को फादर कहते हैं और बेटे को सन कहते हैं और इनका योग है 44। 2 बरस के बाद तो पिता भी की उम्र भी 2 वर्ष बढ़ेगी और बेटे की उम्र भी 2 वर्ष बढ़ेगी। 2 वर्ष के बाद पिता की जो आयु है पिता की आयु पुत्र की आयु से कितने गुना हो जाएगी? 3 गुना। ऐसा हो जाएगा। तो f + 2 = 3s + 6। ठीक है, तो f - 3s = 6 यहाँ रहा, 2 इधर जा तो 4 मिलेगा। कितना मिलेगा? 4। अब हमको एक बात क्लियर हो रही है और थोड़ी थोड़ी पल्ले भी पड़ रही है कि f + s बराबर अगर 44 है और f - 3s = 4 है, यही तो है। और हमसे पूछिए किसकी है? पिता की आयु। किसकी पूछिए? मतलब पापा की चाहिए तो इसमें 3 से गुणा कर लें। अगर इस क्योंकि हमें पापा की चाहिए तो इसमें क्या कर दें? गुणा 3 से कर दें। तो ये हो जाएगा 3f + 3s और 44 तियाँ 132। 44 तियाँ 132। ये कट जाएगा, 3 और f 1 4f बराबर हो जाएगा 136। क्या हो जाएगा? 136। और f बराबर निकालेंगे तो 136/4। 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, f का मान 34। लेकिन इस सवाल को मैं ऐसे ना करके मैं स्पीड के साथ कर सकता हूं। अगर आप समझने के लिए तैयार हो तो हम आगे बढ़ें। कहाँ पर? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए समझते हैं। कहा है कि पिता की आयु का योग और बेटे की आयु का योग कितना है? ये तो सवाल समझ में आ गया, एक क्वेश्चन बना के, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूंगा इसको। इतनी बड़ी कैलकुलेशन इतने छोटे सवाल में करना सही बात नहीं है। इसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं समझते हैं। कह रहा है 2 वर्ष बाद पिता की आयु, देखो अगर कह रहा है कि पिता की आयु 44 है, पिता तथा पुत्र की आयु योग कितना है? 44। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुना हो जाएगी? 3। यानी कि बाप की उम्र में 2 जोड़ दिया जाए, बाप की उम्र में 2 जोड़ दिया जाए तो बेटे की उम्र का 3 गुना होना चाहिए। अगर इसमें 30 में 2 जोड़िए 32 तो 3 गुना तो होगा नहीं। 36 में 2 जोड़िए 38, 3 गुना होगा नहीं। 40 में 2 जोड़िए 42 हो जाएगा, या ये हो जाएगा। अगर बाप 34 का है तो बेटा 10 का होगा, तभी तो सम 44 होगा। अरे तभी तो सम 44 होगा। कह रहा है 2 साल के बाद, मतलब जो 36 को जाए, 2 साल के बाद जो मतलब 12 को जाए, का 3 गुना है। टिक करो, आगे बढ़ो। अगर जो ऑप्शन हो, कौन सा बार हो? 40 वालों, तो बाप 40 को तो बेटा 4 को, तभी तो 44 हुआ। 2 साल के बाद बाप 42 को और बेटा 6 को। बाप की 2 बढ़ाई बाकी 4 बढ़ाई, तो का जो 3 गुना है ना, 3 गुना पूछो ना, तो ये दिमाग लगाओ ना, फालतू की नोटंकी क्यों? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़े। फिलहाल मैंने दोनों तरीके करा दिए, आप जैसे चाहो वैसा कर सकते हो। ये क्या कह रहा? ये कह रहा है कि मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है। अगर मोहन के बाप, बी फॉर बाप की उम्र है 3p, तो जो मोहन की उम्र है p, ऐसे तो है। मोहन की उम्र उसके पिता की उम्र का 1/3 है, तो दोनों की उम्र का योग 60 है। हम दोनों की उम्र को तो 4p, 4p कितना है? 60। 4p 4 पहिया बराबर कितना है? 15। तो मोहन की उम्र पूछी है तो मोहन की तो 15 आएगी। मोहन कितनी थी? p कितनी आएगी? 15। कहानी हो गई, खत्म। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सही है। आया मज़ा या नहीं आया? तो आप करते रहो मेहनत। आई एम विद यू। समझ में आ रहा है? सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।